नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और जो 80 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे मेरे प्यारे साथियों, जो आपका कल का एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस को, वो 80 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम लड़ेगा, हूबहू लड़ेगा। दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहिएगा। ये वीडियो जो है आपका कल के लिए यानी कि 19 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। इसलिए चलिए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पहला नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलवट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे है, कहता है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों चरक को कहा जाता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर। कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो दोस्तों कितने बिहार आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो दोस्तों 7% में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आपको ये चौथा नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नेटाइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है कि सबसे घटिया कोयला कौन है। आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन है, तो पीट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है, ये भी साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा नंबर। कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। तो धान जो है रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवां नंबर। कहता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। आपको बताना है ये बाबू ये 7 नंबर प्रश्न में कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो धान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8 नंबर। कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो 60% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9 नंबर। कहता है भारत में सबसे लंबा बांध है। आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 10 नंबर। कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। आपको बताना है ये 10 नंबर प्रश्न में कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 11 नंबर। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल परीक्षा जो कल आपका होने वाला है 19 फरवरी को दोस्तों एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का। तो ये 80 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम आपका कल का पेपर में छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 80 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि कल का एग्जाम आप बेस्ट बना सके, ठीक है। सारा प्रश्न जो है आपके 19 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो एंथ्रासाइट है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 12 नंबर देखिएगा। कहता है इसमें कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13 नंबर। कहता है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों भागलपुर जिला में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है सूखे के लिए उत्तरदायी कारण है। तो दोस्तों वर्षा की कमी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रबल
क्षेत्र है? आपको बताना है इस 16 नंबर प्रश्न में बाबू कि बिहार में कौन बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न अब देखिएगा, कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापार मार्ग था? आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर रेशम मार्ग जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है ना, रेशम मार्ग, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कल का पेपर में ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है बाबू कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो दोस्तों 28 है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, हो सकता है आपका कल का एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है? 21 नंबर कहता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। ठीक है, 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है 22 नंबर प्रश्न कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा। तो दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है और कल का भी एग्जाम में दोस्तों आएगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां से हुआ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ अशिक्षा, और बी में लिखा हुआ है यहाँ पे गरीबी, और सी में लिखा है बेरोजगारी, और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी। तो देखिए आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो देखिए अशिक्षा भी है, और गरीबी भी है, और बेरोजगारी भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर देखिए 25 तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो दोस्तों किसानों पर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो दोस्तों हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 27 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार है दोस्तों, अपना बिहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 28 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ है? नवादा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है इस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। दोस्तों आपको बताना है ये 29 नंबर प्रश्न में कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की जो सीमा है बिहार जुड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
31 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी का। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है यहाँ पे, 32 नंबर प्रश्न है। कहता है इसमें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 32 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो 1975 में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 का यहाँ पे बी हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 33 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू। कहता है कि सुनामी संबंधित है, तो सुनामी किससे संबंधित, समुद्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा का होता है, इंफ्रारेड कैमरा का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो जो है ना काफ़ी मेहनत से बाद बना पाता हूँ। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना, बम विस्फोट, या भूकंप, या तो रासायनिक दुर्घटनाएं। तो देखिए भूकंप जो है ना ये हमारा प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है। आपको बताना है कि निम्न में कौन जो है खरीफ की फसल है। तो देखिए धान जो है ना ये हमारा खरीफ की फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए रबी जो है ना ये हमारा गेहूँ बाबू, सॉरी यहाँ पे गेहूँ जो लिखा हुआ है ना गेहूँ, ये हमारा गेहूँ जो है रबी फसल है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो दोस्तों डेयरी विकास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 39 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों मुंबई में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 41 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 41 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। दोस्तों तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन है जो पिछड़ा राज्य है। तो बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। ठीक है, आपको बताना है 43 नंबर प्रश्न में कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 44 नंबर है। 44 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना बाबू 44 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना ही प्रश्न में कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अनुमान किसने लगाया। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी लगाएं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है 45 नंबर प्रश्न में कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो भूमि विकास बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
47 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहा था इसमें कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि सुपानी कृषि प्रचलित है। आपको बताना है कि सुपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड में प्रचलित है सुपानी कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है 49 नंबर प्रश्न कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। आपको बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। दोस्तों ये 51 नंबर प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है संबंधित है, तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो दोस्तों उत्तराखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 53 नंबर कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। आपको दोस्तों बताना है यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न में कि कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो दोस्तों दक्षिण बिहार है। ठीक है, दक्षिण बिहार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 54 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे साथियों 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 56 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है इसमें कि निम्नांकित में कौन कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो इनमें से देखिए आपको बताना क्या है, निम्नांकित में कौन जो संचार सेवाओं का अंग है। देखिए समाचार पत्र भी है और टेलीफोन भी है। ठीक है, और टेलीविजन भी है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 58 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको इसमें बताना है कि मानवीय पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक, तो इनमें से सभी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कौन है 59 नंबर कहता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। आपको बताना है 59 नंबर प्रश्न में कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो दोस्तों विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। आपको इस 60 नंबर प्रश्न में बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 60 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आपका टारगेट की बोर्ड एग्जाम में मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है और आपका 2 एग्जाम समाप्त हो चुका है। मैथ का समाप्त हो गया होगा और आपका इसके बाद मैथ के बाद क्या हुआ साइंस हुआ, ये 2 को समाप्त हो गया होगा। और कल का जो एग्जाम है आपका सोशल साइंस का है। तो आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से मन से पढ़ाई कीजिए, अपने यहाँ पर विश्वास रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ सारा एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए। और 2022 बोर्ड एग्जाम का जो आपका रिजल्ट होगा बहुत शानदार आएगा बाबू। इसलिए अपने आप को हिम्मत रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा और जीवन में खूब तरक्की
करना है, माता पिता का नाम रोशन करना, इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा मेरा बात को, ठीक है बाबू। चलिए देखिएगा 61 नंबर प्रश्न। अगर जो आपको सोशल साइंस का सब्जेक्टिव नहीं क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। एग्जाम देने से पहले बाबू एक बार आप जरूर देखकर ही एग्जाम में जाइएगा, काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। जितना भी हम इसमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव करवाए हैं हमारे चैनल पर, जितना भी अपलोड है वीडियो, अगर जो उससे आप देख लेते हैं तो आप कल का पेपर में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसे जरूर एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 62 नंबर है, कहता है कि बिहार राज्य है, आपको बताना है कि बिहार राज्य कृषि प्रधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कहता है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपको बताना है 63 नंबर प्रश्न में कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय करता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय करता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं बाबू, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ये प्रश्न कल का जो पेपर होने वाला 19 फरवरी का पेपर में जाकर छपेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है, कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कब किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया, आप उसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 66 नंबर, कहता है इसमें कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर प्रश्न देखिएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 67 नंबर, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू, यहाँ पे कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है, आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण तो अमेरिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 70 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय बैंक जो है ना वो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 72 नंबर प्रश्न देखिए। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 73 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लीजिएगा 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 74 नंबर, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है ये प्रश्न में कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में हुआ था, ठीक है, 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 75 नंबर प्रश्न देखिए। 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक किसने किया? दोस्तों आपको बताना है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक किसने किया? तो दोस्तों हम्फ्री डेवी ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों करो या मरो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा
77 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है, ये 77 नंबर प्रश्न में कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 78 नंबर देखिएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 79 नंबर कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपको बताना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। दोस्तों चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 80 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। दोस्तों चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जबकि 19 फरवरी का पेपर में दोस्तों जाकर टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बार बार अच्छे तरीके से पढ़कर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। ठीक है, ताकि इससे आप फायदा क्या होगा कि आपका फ्रेंड का नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स मुझे प्राप्त करना है मेरे प्यारे साथियों। जो हम वादा किए हैं कि हमें 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है, तो वो पल को मुझे लाना है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरी तरह कंसंट्रेशन बनाकर हिम्मत नहीं हारिएगा। जितना आप पढ़ चुके हैं अभी तक उन सभी पॉइंट्स को, जितना भी सोशल साइंस में पढ़े हैं सबको बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है, इसलिए जितना रिवीजन होता है उतना रिवीजन आप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।